हेलो एवरीवन। आज हम टॉपिक करने वाले हैं रिवीजन ऑफ ऑडिट ऑफ एलएलपी यानी ऑडिट ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म्स की। तो उसके लिए मैं स्क्रीन शेयर कर देती हूँ। सबसे पहले हम कवर करेंगे व्हाट इज द बेसिक मीनिंग ऑफ एलएलपी। तो एलएलपी में यहाँ पे हम जो दो मेन फीचर्स जो हमें समझने के लिए चाहिए, फर्स्ट इज लिमिटेड लायबिलिटी और सेकंड इज पार्टनरशिप। लिमिटेड लायबिलिटी का यहाँ पे मतलब क्या होता है कि पार्टनर्स की जो लायबिलिटी रहेगी वो लिमिटेड रहेगी, लेकिन किस एक्सटेंट तक? उनके कैपिटल कंट्रीब्यूशन के एक्सटेंट तक। फॉर एग्जांपल, एक पार्टनर ए है, उसने कंट्रीब्यूट किया है 1 लाख रुपए तक की कैपिटल। तो इन केस ऑफ लॉसेस और एनी अदर लायबिलिटी टुवर्ड्स द एलएलपी और थर्ड पार्टी, उसकी जो मैक्सिमम लायबिलिटी बनती है वो उसके कैपिटल के शेयर तक ही बनती है। उससे ज्यादा उससे नहीं मांगा जाएगा। दैट इज कॉल्ड लिमिटेड लायबिलिटी फीचर। दूसरा है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में सारे वही फीचर्स आएंगे जो पार्टनरशिप फर्म में है। पार्टनरशिप फर्म में एज इफ जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है वो पार्टनर्स आपस में डिसाइड कर सकते हैं कि रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी पार्टनर्स की क्या रहेगी, किसकी क्या ड्यूटी रहेगी, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या रहेगा। ये सारे फीचर्स सेम इसी तरीके से हम एलएलपी में भी कर सकते हैं वाया एलएलपी एग्रीमेंट। तो यहाँ पे दो फीचर्स उठाए गए हैं। पहला फीचर जो उठाया गया है वो कंपनी से उठाया गया है, यानी जो पार्टनर्स की लायबिलिटीज रहेगी वो लिमिटेड रहेगी उनकी कैपिटल कंट्रीब्यूशन तक। दूसरा फीचर जो इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर है, जो मैनेजमेंट की फ्रीडम फ्लेक्सिबिलिटी का फीचर जो उठाया गया है वो पार्टनरशिप फर्म से उठाया गया है। तो ये दो जना एंटिटीज से मिलकर जो एक हाइब्रिड मोड ऑफ बिजनेस बना है वो कहलाता है एलएलपी। यानी उसमें कंपनी के फीचर्स भी हैं और उसमें पार्टनरशिप फर्म के फीचर्स भी हैं। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं हम। एलएलपी इज गवर्न बाय द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। यानी यहाँ पे जो भी हमें लीगल रिक्वायरमेंट, लॉ की, इनकॉर्पोरेशन की रिक्वायरमेंट देखनी रहेगी वो इस एक्ट से देखनी रहेगी। टू मूव फर्दर, यहाँ पे अनलाइक पार्टनरशिप फर्म, एलएलपी का इनकॉर्पोरेशन, इन रजिस्ट्रेशन को लीगल लैंग्वेज में इनकॉर्पोरेशन कहते हैं। तो एलएलपी का इनकॉर्पोरेशन रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी है। वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की साइट पर होता है, एमसीए की साइट पे किया जाता है। तो ये इसके इनकॉर्पोरेशन की बात हो गई। टू मूव फर्दर, अब एलएलपी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, अब इसमें पार्टनर्स तो रहेंगे ही। तो यहाँ पे मिनिमम और मैक्सिमम पार्टनर्स की क्या रहेगा नंबर? तो मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कैन बी 2। दो कम से कम पार्टनर होने चाहिए, और उसमें से भी एटलीस्ट 2 पार्टनर्स मस्ट बी डेजिग्नेटेड पार्टनर्स। यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स शुड बी 2 एंड 2 मस्ट बी डेजिग्नेटेड पार्टनर। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेजिग्नेटेड पार्टनर? ये शब्द आप लोगों के लिए नया होगा। डेजिग्नेटेड जैसे नाम से ही है कि हम किसी पर्सन को दैट मीन्स एलएलपी के जो पार्टनर्स हैं उसमें से ही किसी पार्टनर्स को, किसी किन्हीं 2 पार्टनर्स को हम डेजिग्नेटेड, कम से कम 2 होने चाहिए, ज्यादा भी हो सकते हैं, तो हम किसी पार्टनर्स को डेजिग्नेटेड यानी असाइन कर देते हैं, स्पेशली चूज करते हैं फॉर विच वर्क? टू रिप्रेजेंट द एलएलपी। एलएलपी को रिप्रेजेंट कौन से पार्टनर्स करेंगे? एलएलपी के बिहाफ पे कभी साइन करना है किसी एग्रीमेंट पे या किसी अटॉर्नी वगैरह पे साइन करना है, तो कौन से पार्टनर एलएलपी को रिप्रेजेंट करेंगे लीगल मैटर्स में? आरओसी यानी रजिस्ट्रार्स ऑफ कंपनी में कुछ भी रजिस्ट्रेशन लेना होता है, कुछ आगे लीगल सूट वगैरह होते हैं, तो वो जो आगे एलएलपी को रिप्रेजेंट करते हैं वो कहलाते हैं डेजिग्नेटेड पार्टनर्स। तो ये क्लियर हो गया कि डेजिग्नेटेड पार्टनर्स कम से कम 2 होने चाहिए एलएलपी में, और मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अब यहाँ पे आगे डीपिन। अब डेजिग्नेटेड पार्टनर्स अगर एलएलपी असाइन करना चाह रही है तो उन पार्टनर्स को एक यूनिक आईडी लेनी रहेगी। जैसा कि आपने पढ़ा होगा लॉ में, एंड डायरेक्टर्स के लिए एक नंबर होता है डिन नंबर, दैट इज डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। इन द सेम वे इन द एलएलपी द डेजिग्नेटेड पार्टनर्स आर रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन अ डीपिन नंबर, डेजिग्नेटेड पार्टनर्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये सेम अगर मैं प्रैक्टिकली बात करूं तो ये आपको एमसीए की साइट से ही मिलेगा, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की साइड से आपको ये इसमें इनकॉर्पोरेशन के बाद हम नंबर ले सकते हैं, तो वो डीपिन कहलाएगा। अब यहाँ पे जो रूल्स और ड्यूटीज होती हैं वो पहले ही बता दिया, एग्रीमेंट के थ्रू सेम एज दी पार्टनरशिप फॉर्म आपस में वो पार्टनर्स डिसाइड कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्या रहेगा? स्मॉल लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। अब यहाँ पे एलएलपी हमने पढ़ा, अब इस एलएलपी में भी गवर्नमेंट ने और अच्छा बेनिफिट दिया है कि उन एलएलपी में से भी है ना, एज पर टर्नओवर और कैपिटल कंट्रीब्यूशन वो अलग अलग डिफाइन कर सकते हैं टू गेट द बेनिफिट ऑफ द गवर्नमेंट स्कीम्स, टू गेट द रिलैक्सेशन। तो इसलिए ये कंसेप्ट आया है। अब ये स्मॉल लायबिलिटी पार्टनरशिप है,
क्या होता है स्मॉल लाइबिलिटी पार्टनरशिप। अब यहाँ पे इन्होंने गवर्नमेंट की तरफ से दो क्राइटेरिया दिए गए हैं कि ऐसी एलएलपी जिनका कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन का मतलब कैपिटल कंट्रीब्यूशन, डज नॉट एक्सीड 25 लाख, यानी जिनका कैपिटल कंट्रीब्यूशन जो पार्टनर्स ने मिलके किया है वो 25 लाख तक हो, यानी उससे ज्यादा नहीं हो। और यहाँ पे एंड का है, अब ध्यान से देखिएगा, बीच में प्लस का साइन लगाया हुआ है, एंड यानी दोनों कंडीशन मस्ट बी ट्रू, बोथ कंडीशन मस्ट बी ट्रू। तो और दूसरी कंडीशन क्या लगाई है गवर्नमेंट ने कि है ना, टर्नओवर जो है उस एलएलपी का वो 40 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यानी स्मॉल लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप कहलाने के लिए आपको दो कंडीशन जरूर फुलफिल करनी पड़ेगी। पहला कि उस एलएलपी का जो कैपिटल कंट्रीब्यूशन है वो 25 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए, एंड जो टर्नओवर है उसका एलएलपी का वो 40 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो वो कहलाएगी स्मॉल एलएलपी। अब इसका क्या बेनिफिट होगा इन सब क्राइटेरिया को फुलफिल करने के बाद? इसका ये रहेगा कि गवर्नमेंट की तरफ से जो भी रिलैक्सेशन दी जाती है, किन्हीं भी ऑडिट नॉर्म्स में, या कुछ कुछ भी रिक्वायरमेंट्स अगर एलएलपी को पूरी करनी है एज पर लॉ, जो हमने पढ़ा 2008 में जो उसका एक्ट लगता है उस एलएलपी पे, अगर उसमें कुछ रिलैक्सेशन दी जाती है तो वो दी जाती है कि भी स्मॉल एलएलपी है, इनका टर्नओवर इतना नहीं है, इनका कैपिटल कंट्रीब्यूशन इतना नहीं है, तो वो उन क्राइटेरिया को फुलफिल ना भी करें तो चलेगा। तो स्मॉल एलएलपी में कहलाने के लिए क्या करना पड़ेगा? कैपिटल कंट्रीब्यूशन अगर एलएलपी का 25 लाख तक हो और उनका जो टर्नओवर है वो 40 लाख से कम हो, तो वो स्मॉल एलएलपी कहलाएगी। अब आप पढ़ रहे होंगे, आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, इसमें दो लिमिट्स हैं। एक तो कैपिटल कंट्रीब्यूशन में 25 लाख भी है और नीचे 5 करोड़ भी दिया हुआ है। सेम इसी तरीके से टर्नओवर में 40 लाख भी है और 50 करोड़ भी दिया हुआ है। तो इसका मतलब ये है स्टूडेंट्स कि अभी जो प्रेजेंट में लिमिट चल रही है कैपिटल कंट्रीब्यूशन की वो तो 25 लाख है और टर्नओवर की 40 लाख से कम है। लेकिन इन फ्यूचर गवर्नमेंट चाहे तो इन लिमिट्स को फॉर द कंट्रीब्यूशन वो मैक्सिमम एक्सटेंड कर सकती है 5 करोड़ तक, और इन द केस ऑफ टर्नओवर 40 लाख से वो इंक्रीज कर सकती है 50 करोड़ तक। लेकिन अभी जो आपको ध्यान रखना है वो आपको लिमिट ध्यान रखनी है, कैपिटल के लिए 25 लाख और टर्नओवर के लिए 40 लाख। इज इट क्लियर? अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज ऑडिट ऑफ एन एलएलपी। अब ऑडिट करवाने के लिए क्या रहेगा? अब इज इट मैंडेटरी और नॉट? नो, इट इज नॉट मैंडेटरी बट डिपेंड्स अपॉन दी क्राइटेरिया। अब मैंने पहले ही पढ़ लिया है कि एलएलपी इज गवर्न बाय द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। अब ऑडिट के लिए क्या करना रहेगा? ऑडिट पहला कि जैसे इसमें लिखा हुआ है वॉलेंट्री है, यानी आप अपनी मर्जी से, वॉलेंट्री यानी अगर हम चाहें तो। अब ऑडिट नीडेड क्यों होती है? क्योंकि हमें अपने फाइनेंशियल चेक करवाने रहते हैं इंडिपेंडेंट ऑडिटर से। तो वो अलग, इसमें आपने स्टार्टिंग के चैप्टर्स में पढ़ा हुआ है कि वॉलेंट्री ऑडिट, ऑडिट के बेनिफिट्स क्या होते हैं। और दूसरा जो है कि एज पर लॉ, यानी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 के अकॉर्डिंग आपको कब करवानी है। अब यहाँ पे देखिए, आपको लग रहा होगा कि ये लिमिट सेम स्मॉल एलएलपी की तरह ही है, लेकिन नहीं, इसमें चेंज है। देखिएगा ध्यान से, आपको ऑडिट कब मैंडेटरी हो जाएगी एज पर लॉ? जब आपका टर्नओवर 40 लाख से ऊपर है। अगर आपका टर्नओवर 40 लाख से ऊपर है, या फिर यहाँ पे और की कंडीशन है, या दोनों में से एक भी फुलफिल हो जाएगा, तो ये कंडीशन आपके ऊपर अप्लाई हो जाएगी। अनलाइक द प्रीवियस कंसेप्ट ऑफ स्मॉल एलएलपी, वहां पे एंड का क्राइटेरिया था, यहाँ पे और का क्राइटेरिया है। टर्नओवर मोर देन 40 लाख, कैपिटल कंट्रीब्यूशन मोर देन 25 लाख। अगर ये आप क्रॉस कर जाते हो थ्रेशोल्ड, तो उस एलएलपी को ऑडिट करवाना मैंडेटरी हो जाएगा। अदरवाइज आप चाहें टू गेट द बेनिफिट और योर अकाउंट्स और अनऑडिटेड, तो आप वॉलेंट्री भी आगे ऑडिट करवा सकते हैं। टू मूव फर्दर, अब आपने एलएलपी इनकॉर्पोरेट की है यानी रजिस्टर की है, तो आपको कुछ रूल्स रेगुलेशंस भी फॉलो करने पड़ेंगे। तो वहां पे सबसे पहले कुछ फॉर्म वगैरह जैसे ना फाइल करने पड़ेंगे। तो मैंने आपको वही बता दिया कि प्रैक्टिकली जो उसके फॉर्म्स वगैरह साइन वो फाइल होते हैं, और जो भी इनकॉर्पोरेशन होता है वो सारा मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की साइट पर होता है, और ये गवर्न करता है रजिस्ट्रार्स ऑफ कंपनी। ये चीज स्टूडेंट ध्यान रखिएगा। इन द केस ऑफ पार्टनरशिप फर्म देयर वाज रजिस्ट्रार्स ऑफ फर्म, और यहाँ पे रजिस्ट्रार्स ऑफ कंपनी चलता है एलएलपी में, ROC, जैसा कि आपने कंपनी लॉ में पढ़ा हुआ हो। टू मूव फर्दर, अब एलएलपी को कौन कौन से फॉर्म फाइल करने होते हैं? फर्स्ट इज फॉर्म 11, एनुअल रिटर्न। फॉर्म 11 यानी 11, एनुअल रिटर्न जैसा कि नाम से क्लियर है, पूरे साल में जो भी पार्टनर्स का कैपिटल कंट्रीब्यूशन रहा है ना, कुछ पेनल्टी वगैरह लगी कि नहीं एलएलपी के एलएलपी पे, कुछ उन्होंने है ना पेनल्टीज फाइल की, कुछ कंपाउंडिंग इफेक्ट्स थे, जो भी थ्रू आउट द ईयर, थ्रू आउट द फाइनेंशियल ईयर जो भी एक्टिविटीज रही पार्टनर्स की आपस में एलएलपी की, वो सब हमें एनुअल रिटर्न में शो करना पड़ता है। अब कब शो करना पड़ता है, कहाँ पे करना पड़ता है स्टूडेंट्स, वो तो बता दिया एमसी की साइट पे। अब कब, अब देखिएगा ध्यान से, इसमें डेज का क्राइटेरिया है।
मंथ्स का क्राइटेरिया नहीं है। तो डेज मीन्स विद इन 60 days ऑफ द क्लोजर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल क्लोज कब होता है? 31 मार्च पे। तो 31 मार्च के 60 दिन बाद, 30 दिन अप्रैल के और 30 दिन मई के, तो लास्ट डेट होगी एनुअल रिटर्न की 30th मई ऑफ द फॉलोइंग ईयर। क्लियर? 30th मई आफ्टर द फाइनेंशियल ईयर एंडिंग। अब आगे बढ़ते हैं फॉर्म 8। फॉर्म 8 इज द स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट्स एंड सॉल्वेंसी। सॉल्वेंसी वर्ड आपके लिए शायद नया होगा। सॉल्वेंसी का मतलब है कि एलएलपी अपनी लाइबिलिटी को, अपनी लाइबिलिटीज को पे ऑफ करने के लिए केपेबल है भी कि नहीं, सॉल्वेंट इनफ है कि नहीं, कि वो अपनी लाइबिलिटीज पे ऑफ कर सकती है अपनी इनकम से, अपने एसेट से। तो वो जो शब्द कहला जाता है लीगल टर्म्स में, उसको सॉल्वेंसी कहते हैं। यानी स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट्स, अकाउंट्स का मतलब है एलएलपी के फाइनेंशियल अकाउंट, और सॉल्वेंसी यानी क्या वो अपनी लाइबिलिटीज को, अपनी ड्यूज को पे ऑफ करने के लिए कैपेबल है, उसके पास इतने एसेट्स हैं कि वो अपनी लाइबिलिटी पे कर पाए, तो वो कहलाता है। तो फॉर्म 8 में हम यही दिखाएंगे, हम अपने फाइनेंशियल्स पूरे देंगे, P&L बैलेंस शीट जो भी एलएलपी ने बनाई है वो सारी फॉर्म 8 में जाती है। अब इसका टाइम पीरियड क्या रहेगा स्टूडेंट्स? है ना, 30 days। अगेन डेज का क्राइटेरिया है 30 days फ्रॉम द एंड ऑफ 6 month ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। छह फाइनेंशियल कब खत्म होता है? 31 मार्च के बाद 6 महीने, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर। तो 30 सितंबर को आपके 6 मंथ खत्म हुए, 30 सितंबर के 30 दिन बाद, यानी 30th अक्टूबर। तो फॉर्म 8 की हो गई 30th अक्टूबर। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। टू मूव फर्दर, आज के लिए लास्ट टॉपिक लेंगे, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। यानी हमने पढ़ा ऑडिट की रिक्वायरमेंट क्या है और कैसे करनी है ऑडिट, और फॉर्म 8 फॉर्म 11 कब भरा जाएगा। अब उसके बाद है कि ठीक है ऑडिट तो होगी एलएलपी की, अब ऑडिटर को अपॉइंट कब करना है और कौन करेगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, कौन अपॉइंट कर सकता है? ऑडिटर मे बी अपॉइंटेड बाय द डेजिग्नेटेड पार्टनर ऑफ एलएलपी। ध्यान से समझिएगा, डेजिग्नेटेड पार्टनर यानी बाय द डेजिग्नेटेड पार्टनर। अभी अपन ने पढ़ा कि डेजिग्नेटेड पार्टनर कौन होते हैं? जिनको पार्टनर्स आपस में से ही वो चूज करते हैं कि वो आगे लीगल मैटर्स में या कुछ भी साइनिंग अथॉरिटी के लिए चाहिए, तो वो उनको एलएलपी को रिप्रेजेंट करेंगे। दोज पार्टनर्स हु आर रिप्रेजेंटिंग द एलएलपी टुवर्ड द थर्ड पर्सन, वो कहलाता है डेजिग्नेटेड पार्टनर्स। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे द ऑडिटर में भी अपॉइंटेड बाय द डेजिग्नेटेड पार्टनर्स, ये एमसीक्यू क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं कि जो अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर रहेगा वो डेजिग्नेटेड पार्टनर्स के थ्रू रहेगा। अब ध्यान से देखिएगा, इसमें भी आगे एक कैच है। टू स्टार्ट विथ, एट, अब कब होगा अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर? देखिए मैंने हेडिंग में लिखा है व्हेन, यानी कब होगा। एट एनी टाइम, अगर एलएलपी नई नई बनी है, ठीक है, फॉर द फर्स्ट एंड फाइनेंशियल ईयर, उनका पहला ही साल है ये, तो कभी भी आप अपॉइंट कर सकते हो ऑडिटर को। क्लियर? बट बिफोर द एंड ऑफ द फर्स्ट फाइनेंशियल, यानी 31 मार्च खत्म होने के पहले पहले आप कभी भी कर सकते हो। वेरी इजी। अब नेक्स्ट सेकंड पॉइंट क्या है? अगर जैसे पहला साल हो गया, अब फर्दर फाइनेंशियल ईयर्स के लिए कब होगा? तो एटलीस्ट 30 days प्रायर टू द एंड ऑफ, यानी 30 दिन पहले पहले। पहले जब फर्स्ट ईयर होगा तो 31 मार्च से पहले कभी भी, लेकिन जब नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर्स के लिए कम से कम 30 दिन पहले आपको ऑडिटर को अपॉइंट करना रहेगा। अब टू फिल, अब दूसरी बात होती है, कभी कभी ऑडिटर्स की कैजुअल वैकेंसी, यानी डेथ हो गई या उन्होंने रिजाइन कर दिया, तो वो कहलाती है कि कैजुअल वैकेंसी। तो कैजुअल वैकेंसी के उसमें आप उसको अपॉइंट कर सकते हो। टू फिल द कैजुअल वैकेंसी कॉज बाय रिमूवल या डेथ या रिजाइन, जो भी होता है वो सब उसमें कैजुअल वैकेंसी में आ जाता है। अब देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने इसमें सर्किल में डाला हुआ है, द पार्टनर्स में अपॉइंट द ऑडिटर्स। यानी पहला हमने स्टार्टिंग में क्या पढ़ा कि जो ऑडिटर अपॉइंट होगा वो डेजिग्नेटेड पार्टनर्स ही करेंगे, बोल्ड भी किया हुआ है। अब नीचे इसमें क्या है? द पार्टनर्स में अपॉइंट द ऑडिटर इफ द डेजिग्नेटेड पार्टनर्स हैव फेल्ड टू अपॉइंट। यानी क्वेश्चन में इस तरीके से पूछा जा सकता है आपसे एमसीक्यू में कि यहाँ पे डेजिग्नेटेड पार्टनर्स ए एंड बी थे, दे कुड नॉट फिल, दे कुड नॉट अपॉइंट द ऑडिटर इन द ड्यू टाइम, सो कैन द पार्टनर्स अपॉइंट द सेम? तो यस, अगर डेजिग्नेटेड पार्टनर्स किसी भी कारण से, किसी भी वैलिड रीजन से ऑडिटर को अपॉइंट नहीं कर पाए, इन दैट केस पार्टनर्स कैन अपॉइंट द ऑडिटर। इज इट क्लियर? सो ये हो गया पार्ट 1। अब अगले पार्ट में हम इसमें करेंगे कि ऑडिटर्स की रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी इन डिटेल, यानी स्पेशल कंसिडरेशन इन द ऑडिट ऑफ एलएलपी। ऑडिटर को क्या क्या ध्यान रखेगा, वो क्या क्या चेक करेगा, वो सब पार्ट 2 में करेंगे। थैंक यू।